और इसे आसानी से ऊपर से नीचे उतारा जा सके कि वो संदूक फिसला तो जरूर, लेकिन हमारे 2 मुलाजिमों को गिराता हुआ गार से निकलकर नीचे की तरफ फिसलने लगा। शायद अरबाज खान ने धक्का कुछ जोर से दे दिया था। मैं इस संदूक को पकड़ने के लिए भागा तो मेरे साथ बंधा हुआ संदूक भी आने लगा, जिसका मुझे ध्यान ही न रहा क्योंकि ये सब अचानक हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि अरबाज खान ने जानकर संदूक को जोर से खसकाया या फिर इससे गलती से जोर का धक्का लगा। वो संदूक तेजी से बर्फ पर फिसलता हुआ पहाड़ी से नीचे जाने लगा और मैं इसके पीछे गार से निकला ही था कि अचानक पहाड़ी की चोटी से बर्फ का एक रेला आया और गार के मुंह पर ऐसा गिरा कि गार का मुंह बंद हो गया। बर्फ का रेला गार के मुंह पर ही जम गया, वरना अगर वो अपने साथ पहाड़ी पर पड़ी मजीद बर्फ लेकर मेरी तरफ आता तो मेरा भी बचना बहुत मुश्किल होता। बर्फ के इस संदूक के पीछे भागते हुए कुछ ही दूर तक आया था कि मुझे पीछे एक शोर सुनाई दिया। मैंने भागते हुए पलटकर देखा तो मेरे उस्तान खता हो गए, क्योंकि पहाड़ी की चोटी से बहुत से पहाड़ी कबीले के आदमी उतर रहे थे और वो उतरते हुए मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। मैं इनको देखकर इतना डरा कि वहाँ से भागने में ही आफियत समझी, लेकिन मैं बहुत ही मुश्किल से वहाँ से भागकर गाड़ी तक पहुँचा। अरबाज खान मुलाजमा और दूसरे संदूक का ख्याल तक मुझे न आया। हाँ, जो संदूक मेरी कमर के साथ बेल्ट से बंधा था, मेरे पास इतना वक्त न था कि इसे खोल लूं, क्योंकि मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। मैं इस संदूक को बामुश्किल घसीटता हुआ गाड़ी तक लाया और वहाँ से एक कटर निकालकर इसका बेल्ट काटकर इसे गाड़ी में लोड कर दिया। मैं बैठने वाला था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे बाएं कंधे में मिर्चें सी भर गई हों। मैंने पलटकर देखा तो एक आदमी को अपनी तरफ भागते हुए पाया, जिसके हाथ में एक कमान थी। जब मैंने बाएं कंधे पर हाथ लगाया तो एक तीर को कंधे में पेवस्त पाया। मैंने जोर लगाकर इसे खींच लिया। मैं एक बहादुर इंसान था, इसलिए दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन बर्दाश्त कर लिया। इस संदूक में 6 मूर्तियां थी जो कि मुकम्मल सोने से बनी थी। दूसरे संदूक और अरबाज खान लोगों का क्या बना मुझे नहीं पता। मैं वहां से भाग आया। मेरा जख्म 2-3 दिन तक मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो गया, लेकिन कभी कभी एक चुभन सी महसूस होती है। मैंने इस जख्म की तरफ ध्यान न दिया, लेकिन इस तीर पर शायद कोई जहर वगैरह लगा था, जिसने मुझे किसी अंदरूनी बीमारी में मुब्तला कर दिया। एक डॉक्टर को दिखाया, जिसने मेरे कुछ टेस्ट लिए। ये बात मैंने तुम लोगों से छुपाई है। मुझे याद आया कि इससे पिछली माह पर मुझे एक बाज मिला जो कि बहुत घायल था। मैंने इसका कुछ इलाज किया तो वो उड़ने के काबिल हो गया और मेरा बहुत अच्छा साथी बन गया और एक अच्छा मददगार भी। इसने 2 जगह मेरी ऐसी मदद की कि मैं खुद हैरान रह गया और मुझे ऐसा लगने लगा कि इस बाज के अंदर कोई नेक रूह या फिर कोई जिन्न है, क्योंकि इससे खतरे का बहुत जल्द एहसास हो जाता है। मेरे साथ वो 2 दिन घर भी गुजार चुका है। तुम्हें याद होगा, अफसोस की बात यह है कि वो बाज भी इस गार में बर्फ गिरने से कैद होकर रह गया। काश के वो होता तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त होता और मददगार भी होता, क्योंकि मेरे बाद तुम्हें एक ऐसे ही मददगार की जरूरत है। मैंने इस संदूक को एक कुएं में दफना दिया है। मेरा इसे इस्तेमाल करने का इरादा डगमगा रहा था, क्योंकि इन मूर्तियों के पीछे 3 जानें जाया हुई थी जो कि मेरे सामने हुई थी। ना जाने और कितनी होंगी। मुझे भी बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। मैंने इस कुएं और संदूक का राज एक ऐसी चीज में बंद कर दिया है जो कि बज़ाहिर बहुत कीमती मालूम होती है, लेकिन वो आम सी चीज है, एक बेकीमत चीज जिसे इस राज ने बहुत कीमती बना दिया है। वो चीज तुम्हारे सामने हो सकती है और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें मिले ही ना। अब ये सब तुम्हारी किस्मत पर है। शहबाज को इन कागजात से कुछ बातें मालूम हुई जो कि इसको पहले मालूम न थी। एक तो ये कि इसके बाप को दिल का दौरा नहीं पड़ा था, बल्कि इस तीर पर लगे जहर ने इन्हें मौत की दहलीज तक पहुंचाया था। दूसरा, इसे ये भी पता चला कि वो बाज इसकी मदद क्यों कर रहा था। इसे याद भी आ गया कि वो बाज इनके घर में रह चुका है और शहबाज इसे अपने हाथ से गोश्त के टुकड़े भी खिला चुका है। इससे अपने बाप के बारे में पढ़कर रोना आया।
और इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इसके बाद वो पूरी रात सोचता रहा कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि नजर तो कीमती आती है लेकिन है कम कीमत। सुबह होते ही इसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में खो गया। दिन चढ़े इसे अम्मी ने उठाया। बेटा काम पर नहीं जाना, चचा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। शहबाज जल्दी से नहा धोकर तैयार हुआ और दुकान की तरफ चल निकला, लेकिन इसका जहन उलझा हुआ था। शाम दुकान से निकलते वक्त इसकी नजर एक बड़े से हीरे पर पड़ गई जिसकी जसामत आम हीरो से थोड़ी बड़ी थी और वो काफी चमकदार और कीमती हीरा था। इसे देखते ही शहबाज के जहन में एक धमाका सा हुआ। इसे वो पत्थर याद आ गया जो कि इसके बाप ने इसकी माँ को मरने से पहले दिया था और जिसे लेकर शहबाज अपने बाप के दोस्त अमीरुल दीन के पास बेचने की गरज से लाया था। शहबाज वहाँ से सीधा घर गया और माँ से उस पत्थर के बारे में दरियाफ्त किया। क्यों खैर तो है बेटा, आज तुम्हें उस पत्थर की याद कैसे आ गई? अम्मी बस आपने वो पत्थर जहाँ रखा है प्लीज ले आइए। शहबाज ने कहा तो इसकी अम्मी गई और वो पत्थर उठाकर इस कमरे में ले आई। शहबाज अब एक अच्छा सुनार था। इसने माँ के हाथ में पत्थर देखते ही पहचान लिया कि ये नकली पत्थर है, यानी कि बेकीमत चीज है, क्योंकि इसे पता था हीरा बिल्कुल साफ होता है, याकूत दूध रंग जैसा होता है, जबकि इस पत्थर में तो काफी सारे रंग थे। ये बिल्कुल आम पत्थर था। बेटा ये पत्थर बहुत कीमती है, मुझे नहीं लगता कि इस शहर में इसकी कीमत कोई अदा कर सके। शहबाज के जहन में अमीरुल दीन चचा के पहले दिन के अल्फाज गूंजने लगे और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके दिल में अमीरुल दीन चचा की कदर बहुत बढ़ गई। अगर उस वक्त वो कह देते कि ये तो आम सा पत्थर है, नकली है, तो शहबाज का दिल टूट जाता और वो आज ना जाने कहाँ होता। लेकिन चचा ने एक छोटा सा झूठ बोलकर इसकी जिंदगी संवार दी। शहबाज ने पत्थर अपने हाथ में ले लिया। अब इसके जहन में अपने बाप की बातें गूंज रही थी। बज़ाहिर कीमती लेकिन हकीकत में आम चीज। वो इस पत्थर को घुमा फिरा कर देखता रहा, लेकिन इसे इस पत्थर में कोई राज की बात नजर न आई। शहबाज इस पत्थर में खो गया कि अचानक इसके कान में एक हल्की सी चीख बुलंद हुई। शहबाज के हाथ से वह पत्थर गिर गया और इसने जल्दी से पलटकर देखा। इसके सामने शाहाना खड़ी हंस रही थी। शाहाना, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। शहबाज ने मसनूई गुस्से से कहते हुए एक दब शाहाना के कंधे पर लगाई। कहाँ खोए हुए हो, आज मिले बगैर ही आगे। शाहाना ने गिले करने वाले अंदाज में कहा, कुछ नहीं, घर में काम था इसलिए जल्दी आ गया, तुम बैठो। वो दोनों बैठकर बातें करने लगे। शहबाज के जहन से पत्थर निकल ही गया और जब शाहाना उठी और जाने के लिए बाहर की तरफ चली तो शहबाज की नजर जमीन पर पड़े उस पत्थर पर जा टिकी जो कि दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। शहबाज को इस पत्थर की ये हालत देखकर बिल्कुल यकीन न आया कि पत्थर दरमियान में से खुल भी सकता है। शहबाज पत्थर बनाने वाले की महारत पर आश्चर्य कर उठा। इतनी खूबसूरती से इस पत्थर को जोड़ा गया था कि माहिर बंदा भी अंदाजा न लगा सकता था कि पत्थर दरमियान में से दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसने झुककर पत्थर के दोनों टुकड़ों को उठा लिया। इसने एक टुकड़े को गौर से उल्ट पलट कर देखा। यहाँ एक और हैरान करने वाली बात इसकी मुंतजिर थी। पत्थर के इस हिस्से के अंदर कांच से बनी एक चाबी इसे नजर आई। इसने पत्थर को उल्टकर जमीन पर मारा तो वो शीशे से बनी चाबी जमीन पर जा गिरी। शहबाज अब उस बनाने वाले की और तारीफ करने लगा कि इसने इस चाबी को इतनी खूबसूरती से तराश खराश करके पत्थर के अंदर फिट किया था कि वो भी पत्थर का एक हिस्सा ही नजर आती थी। कोई भी इसकी अलग से शनाख्त नहीं कर सकता था। शहबाज ने वो चाबी जमीन से उठा ली। जब वो चाबी उठाकर इसने आंखों के सामने की तो इसे एक झटका सा लगा और वो बाहर की तरफ भागा। ये तो अच्छा हुआ इसकी अम्मी शाहाना को इसके घर तक छोड़ने गई हुई थी, वरना वो समझती कि शहबाज आज वाकई पागल हो गया है। शहबाज भागता हुआ बरामदे में लगी घड़ी तक पहुंचा और इसको दीवार के साथ एक मेज पर रखकर इसके ऊपर चढ़कर इसे उतार लिया। इसके चेहरे पर तजस्सुस था क्योंकि घड़ी के नीचे एक तरफ लाख सा बना था जिसमें लगने वाली चाबी इसके हाथ में पकड़ी थी। शहबाज ने जल्दी से वो चाबी इस लाख को लगा दी और
और हल्की सी दाएं तरफ घुमाने से एक आवाज से लॉक खुल गया। इसने लॉक को अपनी तरफ खींचा तो घड़ी के नीचे एक खाना सा खुल गया जिसके अंदर एक कागज रखा नजर आ रहा था। शहबाज ने हाथ अंदर डालकर वो कागज निकाल लिया जिस पर एक नक्शा बना था। शहबाज ने घड़ी इसी तरह दीवार पर लगा दी और मेज को इसकी जगह पर रखकर वो कागजी नक्शा अपने कमरे में ले गया। इसने आराम से बैठकर इस नक्शे को जब पढ़ा तो इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो नक्शा बहुत ही आसान था। वो नक्शा इसके अपने गांव का था जिसमें अभी भी इनका अपना घर था। इस गांव के एक कोने में घरों से हटकर एक ठाकर का घर था। पूरी आबादी में वही एक ठाकर था। ना जाने कैसे अपने मजहब के लोगों को छोड़कर इधर आबाद हुआ। जिसने शादी तक ना की थी वो एक मजदूर आदमी था। जब भी किसी को इसकी जरूरत पड़ती तो इसे बुलाया जाता, वरना इससे कोई बुलाने का रवादार न था। लेकिन वो फिर भी अपने घर और इस गांव को छोड़ने के लिए तैयार न था। अचानक वो ठाकर गायब हो गया। एक हफ्ते तक इसकी किसी को जरूरत न पड़ी और जब एक आदमी को इसकी जरूरत पड़ी तो वो इसे लेने इसके घर गया। कितनी दफा दरवाजा खटखटाने के बाद भी इस हिंदू ने दरवाजा ना खोला और ना ही अंदर से इसकी आवाज सुनाई थी। अब वो आदमी जंप लगाकर दीवार के ऊपर चढ़ा। इसे अंदर से हल्की हल्की बदबू आने लगी। तब इंकशाफ हुआ कि वो तो कितने दिनों से अपने घर में मरा पड़ा है। इसकी लाश को जल्द से जल्द आबादी से दूर ले जाकर जला दिया गया। और एक रात वहां से गुजरते हुए एक आदमी को पता नहीं क्या नजर आया कि इसने शोर मचा दिया। मैंने इस ठाकर को अपने पीछे आते देखा है। फिर तो कुछ और लोगों को भी हिंदू के घर में और इसके इर्द गिर्द ठाकर नजर आने लगा। तब आबादी के लोग इस तरफ जाने से डरने लगे। शहबाज के बाप ने वो संदूक इसी ठाकर के घर के कुएं में, जो कि खुश्क हो चुका था, संदूक छुपा दिया था, क्योंकि इसके जहन में था कि इस ठाकर की रूह के चक्कर में कोई आदमी इस तरफ नहीं जाएगा, इसीलिए मूर्तियों वाला संदूक यहाँ महफूज रहेगा। शहबाज 2 दिन तक इस बारे में खूब सोचता रहा, इस संदूक को निकाला जाए कि नहीं। दूसरी शाम जब दुकान से वापस आया तो घर में इसकी अम्मी ने बताया कि इसके 2 मेहमान मुंतजिर है, जो कि अपने आप को इसके बाप का दोस्त कहते हैं। शहबाज ने अपनी अम्मी को बाप की मौत और मूर्तियों के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था। वो अम्मी की बात सुनकर सीधा उस कमरे में चला गया जो कि वो लोग बतौर बैठक में इस्तेमाल करते थे। अंदर 2 बड़ी उम्र के आदमी बैठे थे जो कि शक्ल से पहाड़ी इलाके के लगते थे। शहबाज ने कुछ दिली से इन्हें सलाम किया क्योंकि वो इसके अब्बू के दोस्त थे। बेटा, हो सकता है तुमने मेरा नाम अब्बू की जुबान से सुना हो। मेरा नाम तूर खान है। इनमें से एक ने बात शुरू की तो शहबाज इसका नाम सुनकर चौंक उठा। इसकी सोच बाप के खत और इन मूर्तियों की तरफ चली गई। जी, अब्बू ने आपका तस्करा किया था। शहबाज ने अपने आप को संभाल कर कहा, बेटा बात कुछ लंबी है लेकिन करनी भी बहुत जरूरी है। इसने इन मूर्तियों की बात छेड़ दी। बात यह है कि वो जो सोने की मूर्तियां थी वो हमारे कबीले की मुकद्दस मूर्तियां थी। मैं उस वक्त लालच में आ गया था, लेकिन अब मैं इन मूर्तियों को इनकी जगह वापस रखना चाहता हूँ। तूर खान बात करता रहा। कमरे में एक सन्नाटा सा छाया रहा। शहबाज सोचने लगा कि क्या इस आदमी पर यकीन करना चाहिए और क्या इसे इन मूर्तियों के बारे में बताकर इसके हवाले करनी चाहिए। अगर आप आज से कुछ दिन पहले आते तो मैं कहता कि इन मूर्तियों का मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब क्या। तूर खान ने शहबाज की बात काट दी। अब मुझे इस राज के बारे में पता चल गया है। हम साथ ही चलेंगे और वो मूर्तियां वहाँ से हासिल करेंगे। आप लोग अब आराम करें, हम सुबह सुबह निकलेंगे। 2-3 दिन ऊँटों पर सफर करते हुए शहबाज और दोनों मेहमान शहबाज के गांव पहुँचे। इन्होंने कुछ देर एक जगह आराम किया और फिर रात का अंधेरा फैलते ही शहबाज अल्लाह का नाम लेकर इनके साथ इस हिंदू के घर में दाखिल हुआ, जहाँ वीरानी फैली हुई थी। झाड़ियाँ और जड़ी बूटियों ने घर का सेन और कुछ दीवारें भी खराब कर दी थी। शहबाज कुएं में उतरने के लिए पहले से सारा इंतजाम करके आया हुआ था। इन लोगों ने अपने ऊंट गांव से बाहर ही एक दरख्त के झुंड में बांध दिए थे और अब बहुत एहतियात से चलते हुए ठाकर के घर में इस कुएं तक पहुंच के
इन्होंने लालटेन जो कि अपने साथ लाए थे, लेकिन इसकी लो हल्की रखी ताकि रोशनी दूर तक न जाए। शहबाज खुद इस कुएं में उतरा। कुएं में भी घास कसरत से थी। शहबाज नीचे उतरते हुए डर भी रहा था, क्योंकि कोई सांप वगैरह भी हो सकता था। जब वो कुएं की तह में उतर गया तो इसने लालटेन की रोशनी बढ़ा दी। कुएं की तह में शैडो पर काफी अंदर तक गड़े पड़े थे, जो कि यकीनन पानी के कटाव से हुआ था। लेकिन अब तो कुआं बिल्कुल खुशक था। शहबाज एक कुदाल भी लाया था। इसने आहिस्ता आहिस्ता इन गड़ों में कुदाल की नोक मारी, क्योंकि वो संदूक सामने कहीं न था। शहबाज ने सोचा अगर वो संदूक कुएं में है तो फिर इन गड़ों ही में दफन होगा, और फिर कुछ देर की मेहनत से उसने संदूक निकाल ही लिया। इसने मट्टी झाड़कर उस संदूक को हिलाया तो इसे दुश्वारी हुई, क्योंकि संदूक वजनी था। शहबाज ने संदूक को रस्सी से बांधा, जिसके जरिए वो कुएं में उतरा था। इसने आवाज देकर ऊपर वालों को बताया कि संदूक मिल गया है, मैंने रस्सी से बांध दिया है, मिलकर इसे खींचो और फिर रस्सा नीचे फेंक देना ताकि मैं ऊपर आ सकूं। ऊपर वाले दोनों ने इसकी बात का जवाब कुएं में मुंह करके दिया ताकि आवाज इधर उधर ना जाए, और फिर वो रस्सा खींचने लगे। संदूक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगा। अचानक शहबाज के जहन में ख्याल आया कि ये ना हो कि ये लोग संदूक लेकर भाग जाए और इसे कुएं के अंदर ही छोड़ जाए। ये सोचते ही इसने जर्जरी ली और ना में सर हिला दिया। संदूक ऊपर पहुंच गया था। वो दोनों मिलकर इसे एक तरफ ले गए और रस्सी खोल दी। इसी वक्त एक सनसनाहट जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने कोई चीज जोर से फेंकी हो। तूर खान के मुंह से एक दर्द भरी सिसकी निकली और इसका हाथ पीठ पर चला गया, साथ ही वो झुकता चला गया। वो चारों घुड़सवार शेरोज खान के घर वालों को ढूंढते हुए इधर उधर की आबादियों में घूमते रहे, और फिर इनके ना मिलने पर एक शाम वो वापस इसी गांव में आ गए जहां शेरोज खान का घर था। इन्होंने गांव में दाखिल होने वाले सब रास्तों पर अपनी निगाह रखी हुई थी, और फिर शाम के वक्त एक दिन 3 ऊंट सवार आकर गांव के बाहरी दरख्तों के एक झुंड में ठहर गए। इन घुड़सवारों में एक शेरोज खान के दोस्त अरबाज खान का बेटा था, जो कि अपने बाप की बर्फानी गार से मिलने वाली लाश के बाद शेरोज खान का दुश्मन हो गया था और इससे इसकी फैमिली से बदला लेना चाहता था। इसका असल मकसद वो सोने की मूर्तियां हासिल करना था, जो कि बहुत कीमती थी, और इन्हीं के लिए वो 6 साल से इन सहराओं की रेत छान रहा था। आज इन 3 ऊंट सवारों को देखकर इसे कुछ शक सा हुआ, क्योंकि वो तीनों आबादी में नहीं गए थे, और फिर वो इंतजार करने लगे। अंधेरा होते ही तीनों ऊंट सवार अपने साथ कुछ सामान लेकर गांव में चोरों की तरह दाखिल हुए तो अरबाज खान के बेटे को हैरानगी हुई। इनके पास इसने कुदाल भी देख ली। दोस्तों, लगता है कि हमारा इंतजार का वक्त खत्म हुआ। तैयार हो जाओ, अगर मेरा शक सही है तो हमारी मंजिल करीब है। वो चारों इन तीनों का पीछा करते हुए इस ठाकर के घर तक पहुंच गए और इन तीनों की नकल वो हरकत देखने लगे। अरबाज खान का बेटा और इसके दोस्त एक मकान की छत पर चढ़ गए, जो कि कुएं से चंद कदम के फासले पर था। अरबाज खान का बेटा अब सब कुछ समझ गया था और बहुत खुश था, क्योंकि मंजिल इसके सामने थी। जब संदूक ऊपर आ गया, इसने हाथ में खंजर पकड़ा और निशाना लेकर संदूक को संभालने वाले में से एक की तरफ फेंक दिया। खंजर एक सनसनाहट की आवाज निकालता इस आदमी, जो कि तूर खान था, इसकी पुश्त में पेवस्त हो गया। इसके झुकते ही चारों ने छत से छलांगे लगा दी और इन दोनों पर हमला कर दिया। इन दोनों के नडहाल होकर बेहोश होते ही अरबाज खान के बेटे ने एक नारा लगाया और संदूक पर ऐसे गिर गया जैसे कि वो कोई चारपाई हो। और फिर अचानक शहबाज का ख्याल आते ही इसको एक झटका सा लगा। इसने जल्दी से कुएं में झांका। शहबाज पहले ही ऊपर से आती आवाजें सुनकर मुख्तात हो गया था और लालटेन नीचे छोड़कर जड़ी बूटियों और घास से लटकते हुए अख्तियार से ऊपर की तरफ आ रहा था। अरबाज खान का बेटा कुएं में झांक ही रहा था कि इसे जोर से एक झटका लगा। इसके मुंह से एक चीख निकली और वो कुएं में गिरता चला गया।
इसी वक्त किसी परिंदे की परों की फड़फड़ाहट ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। अरबाज खान के बेटे के नीचे गिरते ही इसके तीनों दोस्तों ने खंजर निकाल लिए और इनके गिर्द प्रवास करते हुए बास को मारने लगे, लेकिन वो बास इनके हाथ न आया। आखिर तंग आकर एक ने खंजर बास पर दे मारा, जो कि बास को छूता हुआ इसके साथी के पेट में जा घुसा, जिसके मुंह से एक चीख निकली और वो पेट को पकड़कर गिरता चला गया। और बास ने एक झपटे से अपने पंजे खंजर पर मारने वाले की आंखों में मारा, तो इससे ऐसा लगा कि वो अंधा हो गया है। बास इसके सर पर अपने मजबूत पंजों से वार करने लगा। वो आदमी डरकर भागा तो इसका पैर कुएं में जा पड़ा। वो अपने आप को संभाल न सका और कुएं में एक भयानक चीख निकालते हुए गिरता चला गया। शहबाज काफी ऊपर आ चुका था। इसके पास से दो आदमी कुएं में गिरते हुए गुजरे और तह में पहुंचकर जोर की आवाज से गिरे और बेसुध हो गए। शहबाज अख्तियार से कुएं से निकला। इसने अभी बाहर सर निकाला ही था कि अरबाज खान का आखिरी रह जाने वाला साथी इसे देखते ही बाहर से भाग उठा। बास ने बहुत दूर तक इसका पीछा किया। शहबाज जब बाहर निकला तो बाहर 3 लाशें इसकी मुंतशिर थी और इसने सोचा कि कुएं में इतनी ऊपर से गिरने वाले बामुश्किल ही बचे होंगे। इन सोने की मूर्तियों के लिए कितनी ही जानें जाया हो गई थी। शहबाज खान सोच में था। इससे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही इस तरफ भागा। तूर खान में हल्की सी जान बाकी थी। शहबाज, खुदा के लिए ये मूर्तियां मेरे कबीले तक पहुंचा देना, ये कहकर वो एक तरफ को लड़क गया। शहबाज को इन सब लाशों को देखकर बहुत अफसोस हो रहा था और इसने अपने आप से एक वादा किया कि वो जरूर इन मूर्तियों को इसके कबीले तक पहुंचाएगा ताकि इनसे जान छूट जाए। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।